नमस्कार दोस्तों और के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों प्रतिदिन के प्रोग्राम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहने वाली है सीरीज नंबर यहाँ पे 79। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों अपन 9,999 क्वेश्चन का प्रोग्राम चला रखा है। साथ ही में अपन मॉर्निंग सेशंस के अंदर अपन थ्योरी क्लास भी ले रहे हैं, बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। आपकी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत करने के लिए अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। आज अपनी सीरीज नंबर 79 क्वेश्चन नंबर उसका यहाँ पे 1 देंगे दोस्तों। 79 का 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे आईओसी की बात कर रहे हैं। और आईओसी में जो कार्यकारी की बात कर रहे हैं, कार्यकारी सदस्य होते हैं जिसे अपन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे कितने रहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बताना है 5, 10, 15, 20 और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को सबसे पहले आते ही शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर अपन आगे यहाँ पे क्वेश्चन को तेज गति से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों और ऑप्शन नंबर बीच का आंसर रहेगा 10 कार्यकारी सदस्य यहाँ पे आईओसी के अंदर यहाँ पे रहते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ पे 10 रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि एक अध्यक्ष होता है यानी एक प्रेसिडेंट होता है, 4 इसमें अंदर उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 कार्यकारी सदस्य जिसे अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोलते हैं वो यहाँ पे 10 इसके अंदर यहाँ पे रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट के भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक या फंगी। हाइड्रोफोबिया की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। हाइड्रोफोबिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया होने के कारण है वो जल यानी पानी से क्या लगता है, पानी से डर यहाँ पे लगना ही लग जाता है। व्यक्ति पानी को देख के डरता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। वायरस से होने वाला रोग है वो हाइड्रोफोबिया यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। फैक्ट दिया गया है इंपोर्टेंट फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि व्यक्ति क्या है इसमें पानी से डरने लग जाता है। साथ ही में दोस्तों ये रोग कुत्ते वह लार टपकाने वाले जानवर से काटने से होता है। ज्यादातर एक कुत्ते से हाइड्रोफोबिया वो भी कुत्ते के काटने से होता है। साथ ही में जो जितने भी ज्यादातर लार जिनके टपकती सलाइवा जिनकी टपकती है उनसे काटने पर भी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है। मिजल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। मिजल्स है वो किसके इन्फेक्शन के कारण होता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ। खसरे की बात कर रहे हैं तो मिजल्स है वो किसके कारण यहाँ पे इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वायरस के कारण है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे मिजल्स होता है और इसका जो वायरस होता है दोस्तों यहाँ पे वो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रूबेला मोरविली वायरस से होता है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो मिजल्स है खसरा है वो कौन से वायरस से, रूबेला मोरविला वायरस से यहाँ पे होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एमएमआर ध्यान रखना, एमएमआर वैक्सीन है वो यहाँ पे खसरे से संबंधित व्यक्ति को यहाँ पे लगाई जाती है। तो दोनों ही इंपोर्टेंट फैक्ट है वो भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों यहाँ पे विच डिजीज केस इन बैक्टीरिया वो अपने को यहाँ पे बताना है। बैक्टीरिया से कौन सा रोग यहाँ पे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ पे फंगी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जेनेटिक अनेक प्रकार के यहाँ पे रोग होते हैं उनमें से अपने को यहाँ पे बैक्टीरिया से संबंधित पूछना है। जो ट्यूबरकुलोसिस है, जॉन्डिस है, साथ ही में स्मॉल फॉक्स है या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 4 रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से संबंधित है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक तपेदिक रोग है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे बैक्टीरिया से संबंधित यहाँ पे होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि जैसे टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया। यहाँ पे टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया, कोलियरा जिसे अपन हैजा बोलते हैं, डिप्थीरिया हो गई। ये सभी रोग है वो किससे होते हैं, बैक्टीरिया जनित यहाँ पे डिजीज रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बीसीजी की बात कर रहे हैं अपन। उसका टीका किसके लिए लगाते हैं। बहुत बार एग्जाम में बीसीजी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे। तो बीसीजी की फुल फॉर्म भी अपने को ध्यान रखना है। इसे अपन बेसिलस कोलमेट गुरिन, बेसिलस कोलमेट गुरिन ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे बेसिलस कोलमेट गुरिन के नाम से जानते हैं। तो बीसीजी का टीका किसके लगाते हैं, स्मॉल फॉक्स, कूपिंग कफ,
या फिर ट्यूबरकुलोसिस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। बीसीजी है वो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे उससे रिलेटेड अपन लगाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बीसीजी की फुल फॉर्म भी दी गई है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म दी गई है कि इसे बेसिलस कोलमेट ग्रीन के नाम से जानते हैं। बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा कि संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है। दोस्तों हाउ टू इन्फेक्शन डिजीज इज सेपरेट, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि इन्फेक्शन डिजीज होती है, संक्रामक रोग होते हैं, वो कैसे स्प्रेड करते हैं, कैसे फैलते हैं, वो अपने को पता है। एक यहाँ पे संक्रामक होता है, दूसरा असंक्रामक रोग होते हैं। तो यहाँ पे जल और भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा, कीड़ों के द्वारा या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना है संक्रामक रोग है जो इन्फेक्शन डिजीज होते हैं कैसे फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे संक्रामक रोग है वो जल और भोजन, दूषित जल और भोजन से भी फैलते हैं, दूषित वायु से भी फैलते हैं, और कीड़ों से ध्यान रखना दोस्तों, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके द्वारा भी संक्रामक रोग फैलने का यहाँ पे वाहक होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, वो अपने को यहाँ पे बताया। अगर किसी का कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर व्यक्ति है वो कौन से रंगों के अंदर है वो यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर पाता है। रेड एंड ब्लू, ब्लैक रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, यू रेड एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस है वो कौन से विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से यहाँ पे रोग होता है, जिसे अपन रतौंधी रोग के नाम से जानते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे होता है, साथ ही में ये व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस भी होता है और रतौंधी यहाँ पे रोग भी हो जाता है, जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। रेड एंड ग्रीन, लाल और हरा रंग, जिसे अपन प्राथमिक रंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्राइमरी रंग कलर भी होते हैं। तो लाल और हरा रंग के अंदर वो डिफरेंस यहाँ पे नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, ये अनुवांशिक रोग होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है वो कौन सा रोग है, अनुवांशिक जेनेटिक रोग है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं अपन, इसमें रात में दिखने में भी इसमें दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8, हीमोफीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है। दोस्तों व्हाट इज इफेक्ट हीमोफीलिया की अपन बात कर रहे हैं, इससे क्या इफेक्टेड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड क्लॉटिंग या उपरोक्त सभी। हीमोफीलिया, दोस्तों हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं, इससे क्या प्रभावित होगा, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, साथ ही में दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग, जिसे अपन रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। ध्यान रखना, हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का है वो यहाँ पे नहीं जमता है। ध्यान रखना है नहीं जमता है, इसमें लगातार यहाँ ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड बहता रहता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हैंसन रोग किसे कहते हैं, विच डिजीज नोन है हैंसन डिजीज के नाम से अपन किस रोग को जानते हैं, हैजा, कुष्ठ, टीबी, रेबीज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के अंदर बताना है, हैंसन रोग, साई रोग, साई रोग को अपन हीमोफीलिया भी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे साई रोग है उसे अपन हीमोफीलिया भी बोल सकते हैं, हीमोफीलिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के अंदर बताना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी है वो उसे अपन हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। ध्यान रखना यहाँ पे जो कुष्ठ रोग वो किससे रहेगा, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, जीवाणु जो बैक्टीरिया से होगा। साथ ही में इसे अपन साई रोग के नाम से भी जानते हैं। हालांकि साई रोग है वो दोस्तों, ये देखा जाए तो हीमोफीलिया को अपन साई रोग भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन इसे मानेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हीमोफीलिया अलग से आए तो साई रोग के लिए है वो हीमोफीलिया भी अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, विच डिजीज केस्ड बाय वायरस की बात कर रहे हैं अपन, वायरस से रिलेटेड यहाँ पे डिजीज कौन सा रहेगा वो अपने को बताना है। टीबी है, लेप्रोसी है, स्मॉल पॉक्स है, कोलेरिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को, सबसे पहले अपन सभी दोस्त लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 रहेगा, वायरस से होने वाला रोग। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। स्मॉल पॉक्स, चेचक की बात करें तो वो वायरस से डिजीज यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना। और ये वायरस, इसका वायरस क्या है, वेरियोला वायरस यहाँ पे रहने वाला है,
जो स्मॉल पॉक्स है वो कौन से वायरस से फैलती है, तो वेरियोला वायरस है उसके द्वारा यहाँ पे स्मॉल पॉक्स यहाँ पे फैलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि लोक जो किस रोग को कहते हैं, विच डिजीज इज कॉल्ड लोक जो की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। लोक जो के नाम से किस जानेंगे अपन, तपेदिक जिसे टीबी बोलते हैं, हैंसन, टिटनेस, एनीमिया। एनीमिया यानी रक्त की कमी होती है दोस्तों इसके अंदर। टिटनेस है दोस्तों यहाँ पे, इसमें शरीर है वो धनुष टंकार की तरह, धनुष की तरह हो जाता है। हैंसन रोग अपन देख ही लिया है दोस्तों अपन ने, टीबी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा कि दोस्तों यहाँ पे लोग जो के नाम से टिटनेस बीमारी को अपन लोग जो के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अंदर है जो शरीर है वो एठन एठन में आ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे टाइट हो जाता है, जिसे अपन धनुष की तरह हो जाता है। इसे धनुष टंकार डिजीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा जीरोप्थेलेमिया किसकी कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे जीरोप्थेलेमिया की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन से यहाँ पे किसकी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, वो अपने को यहाँ बताना। विटामिन सी, ई, के या ए। विटामिन ए को अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। विटामिन के जिसे फेलोक्विनोन। विटामिन ई को अपन टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को अपन एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो जीरोप्थेलेमिया की बात करें, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, व्यक्ति को दिखने की बीमारी यहाँ पे हो जाती है, जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सी विटामिन की कमी के कारण होगा, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी रोग हो जाता है, और इसे जीरोप्थेलेमिया भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से जिसे अपन रेटिनोल बोलते हैं, और इसका रिच सोर्स अगर देखें तो यहाँ पे गाजर है वो इसका रिच सोर्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि वसा के पाचन में गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है। वसा के डाइजेस्ट के लिए है यहाँ पे इरेगुलर फैट डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के कारण है, यहाँ पे कौन सा रोग हो जाता है। फैट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, फैट के इरेगुलर मेटाबॉलिज्म के कारण यहाँ पे कौन सा रोग होता है, एनीमिया, कीटोसिस, स्कर्वी, हेपेटाइटिस। एनीमिया है दोस्तों यहाँ पे तो रक्त की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण। हेपेटाइटिस अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लीवर से संबंधित यहाँ पे डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं अपन, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट आंसर, जिसे अपन कीटोसिस के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। वो ध्यान रखना है, फैट होती है दोस्तों, फैट के इरेगुलर डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के कारण है वो यहाँ पे होने वाली डिजीज यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे कि धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे। विच डिजीज एज टिटनेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे मरासमस, तपेदिक, टिटनेस, रेबीज, धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शरीर है, मैंने अभी जस्ट बताया है कि अपने अगर टिटनेस यहाँ पे हो जाती है, टिटनेस हो जाती है, तो उसके कारण लोक जो लोक जो की बीमारी थी, जिसमें जबड़ा यहाँ पे लॉक हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, उसमें शरीर है वो यहाँ पे धनुष के समान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। टिटनेस के कारण है वो धनुष टंकार शरीर है वो एक कर्व ले लेता है, इसके अंदर यहाँ पे बैंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, हैजा रोग के जीवाणु का क्या नाम है। नेम ऑफ बैक्टीरिया केसिंग कोलेरिया की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। कोलेरिया की जो बैक्टीरिया है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। माइक्रोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलेरी, रेबीज वायरस या क्यूलेक्स। हैजा के जीवाणु का नाम पूछ रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। हैजा रोग का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या रहेगा। रेबीज दोस्तों अपन देखे हैं कुत्ते के काटने से होता है, रेबडो वायरस के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है वो यहाँ पे टीबी से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। विब्रियो कोलोरी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, वो हैजा रोग का यहाँ पे बैक्टीरिया का होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा दोस्तों कि ड्वार्फिज्म किस के कारण होता है। ड्वार्फिज्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, ये डेफिशिएंसी है वो किसके कारण रहेगी। विटामिन सी, विटामिन बी 12, वर्दी हार्मोन या रेबीज। विटामिन सी को अपन दोस्तों एस्कोर्बिक बोलते हैं, और इसकी कमी के कारण है वो कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग यहाँ पे हो जाता है। साथ ही में दोस्तों विटामिन बी 12 जिसे अपन साइनोकोबालमिन के नाम से जानते हैं। रेबीज है वो यहाँ पे रेबडो वायरस से होता है, कुत्ते के काटने से। साथ में लार्ज टपकाने वाले जितने भी जानवर हैं उनसे काटने से होता है। डॉर्फिज्म की बात करें तो वर्दी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं अपन। ग्रोथ हार्मोन जिसे अपन एसटीएच, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की बात कर रहे हैं, उसकी कमी के कारण डॉर्फिज्म रोग हो जाता है, जिसके कारण है वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बोना यहाँ पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्दी हार्मोन जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है, ग्रोथ फैक्ट हार्मोन है, उसकी कमी के कारण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों। टाइफाइड रोग
टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड अगर हो जाती है तो कौन सा ऑर्गन है वो यहाँ पे इफेक्टेड होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्किन, इंटेस्टाइन, मांसपेशी, मसल्स या फिर लंग्स। टाइफाइड की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। टाइफाइड के कारण यहाँ पे कौन सा ऑर्गन यहाँ पे इफेक्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 17 रहेगा। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा। आंतें होती है दोस्तों, जो आंत होती है, जो छोटी आंत बड़ी आंत की बात करते हैं अपन, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है वो इफेक्टेड किससे रहेगी? तो यहाँ पे टाइफाइड हो जाने पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो आंत यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सिलिकोसिस किससे प्रभावित करता है? सिलिकोसिस किससे प्रभावित करता है वो अपने को बताना है। सिलिकोसिस बीमारी होती है दोस्तों यहाँ पे, वो किसको प्रभावित करते हैं? लंग्स, स्टोमक, नर्व सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों सिलिकोसिस में क्या होता है, जो खदानों के अंदर जो खदानें होती है उनके अंदर जो कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। उनमें जो खदानों के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेटरी के द्वारा है वो लंग्स के अंदर यहाँ पे चले जाते हैं, उसमें है वो लंबी बीमारी यहाँ पे चलती रहती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने है वो सिलिकोसिस नीति भी यहाँ पे पॉलिसी भी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। लंग्स के अंदर है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, इसके अंदर है डस्ट पार्टिकल जाके है वो व्यक्ति लंबे समय तक बीमार होकर यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कौन सा रोग होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो वो यहाँ पे वायरस है उससे यहाँ पे कौन सा रोग होगा? टीबी, लेप्रोसी, मिजल्स यानी खसरा या उपरोक्त सभी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इससे कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताना है। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, खसरा, मिजल्स या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इससे कुष्ठ रोग, जिसे अपन हैंसन रोग के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। हैंसन रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण यहाँ पे कुष्ठ रोग के होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे कि हाइपोकिनेटिक रोग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे हाइपोकिनेटिक की बात कर रहे हैं अपन। हाइपोकिनेटिक डिजीज है वो किस किस रोग को अपन बोलते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। मलेरिया, एड्स, रेबीज या रूमेटिक आर्थराइटिस। हाइपोकिनेटिक रोग है वो किसे अपन बोलते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। एड्स को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एड्स रोग को अपन हाइपोकिनेटिक रोग के नाम से भी जानते हैं। और एड्स है वो यहाँ पे HIV, ध्यान रखना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण यहाँ पे फैलता है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एक यहाँ पे संक्रामक रोग की श्रेणी में यहाँ पे आता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखे दोस्तों, आदर्शवाद के जनक कौन है? दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। आदर्शवाद के जनक कौन रहेंगे जनक? अरिस्टो, प्लेटो, सुकरात या न्यूटन। आदर्शवाद की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। आदर्शवाद के जनक कौन रहेंगे? आइडियलिज्म के जनक कौन रहेंगे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्लेटो है वो ध्यान रखना, आदर्शवाद के जनक यहाँ पे फादर ऑफ आइडियलिज्म यहाँ पे रहने वाले हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं आपको। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि इस दर्शन का उत्पत्ति वो विचारवाद मानी जाती है। आदर्शवाद की उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? तो विचारवाद, आइडियलिज्म से मानी जाती है। आइडियलिज्म आदर्शवाद है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। आदर्शवाद मानव मन को अस्तित्व का केंद्र मानता है। मानव के जो मन है, इस मन को क्या मानता है? अस्तित्व का केंद्र मानता है। प्लेटो, अरस्तु और बार्कले इसके दार्शनिक थे। आदर्शवाद के दार्शनिक कौन कौन थे? तो प्लेटो, अरस्तु और बार्कले। और ये काल्पनिकतावाद पर आधारित दर्शन है। काल्पनिकतावाद पर आधारित दर्शन भी यहाँ पे रहने वाला है। ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति वो इसका लक्ष्य, आदर्शवाद का यहाँ पे लक्ष्य रहने वाला है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों, प्रयोजनवाद के जनक कौन है? दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी, अरस्तु। प्रयोजनवाद की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रयोजनवाद का जनक है वो ध्यान रखना फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म की अपन बात करें तो यहाँ पे जॉन डीवी यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं। तो फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर कि इसे प्रयोगवाद और व्यवहारिक वाद भी कहते हैं दोस्तों अपन। एक्सपेरिमेंटिज्म और साथ ही में दोस्तों इसे अपन प्रेगमेटिज्म के नाम से जानते हैं। एक्सपेरिमेंटिज्म और यहाँ पे प्रेगमेटिज्म के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों
ये करके सीखने पर बल देता है। प्रयोजनवाद है वो किसके, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है। साथ ही प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो भी ध्यान रखना प्रयोजनवाद पर संबंधित रहेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अनुभव एवं दक्षता का मूल मंत्र एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इसका मूल मंत्र यहाँ पे रहने वाला है। तो ये प्रयोजनवाद से संबंधित अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। देखिए दोस्तों साथ में इसके यहाँ पे विलियम जेम्स, फ्रांसिस बेकन और इसके दार्शनिक यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रकृतिवाद का जनक कौन है। प्रकृतिवाद की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं। प्रकृतिवाद के जनक कौन रहेंगे, रूसो, प्लेटो, जॉन डीवी या न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा प्रकृतिवाद के जनक। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। रूसो है वो यहाँ पे प्रकृतिवाद के जनक, प्लेटो आदर्शवाद से संबंधित रहेगा, जॉन डुवी यहाँ पे प्रयोजनवाद से संबंधित रहेगा, न्यूटन अपन गति के नियम से संबंधित है। तो सभी फैक्ट अपने को कोरिलेटेड यहाँ पे याद रखने हैं। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप, फैक्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मानव को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र माना गया है। ह्यूमन को है वो यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे फ्री माना गया है। प्रकृति है वो मानव का प्रथम शिक्षक मानी जाती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे खेल प्रभावी माध्यम होता है और यहाँ पे मन व शरीर की एकता है वो प्रकृतिवाद से संबंधित है। रूसो, प्लेटो और इसके दार्शनिक यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किस दर्शन से संबंधित है। दोस्तों ये साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये किस दर्शन से संबंधित है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा, बिल्कुल रियल बात है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आदर्शवाद, नेचुरलिज्म जैसे प्रकृतिवाद, रियलिज्म, आदर्श यथार्थवाद, इनमें से कोई नहीं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा, किस दर्शन से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यथार्थवाद, रियलिज्म यानी यथार्थवाद है। यथार्थवाद के अनुसार है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास यहाँ पे करता है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके फैक्ट क्या क्या दिए गए हैं। तो यथार्थवाद के जनक है वो अरस्तु यहाँ पे रहेंगे। साथ ही में दोस्तों ये आदर्शवाद का विरोधी है, ध्यान रखना यथार्थवाद है आदर्शवाद का क्या है, विरोधी है। और आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि वास्तविकता के तौर पर संपादित किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके अंदर है वो वास्तविकता के तौर पर संपादित करने वाले कार्य आएंगे। यह दर्शन शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड का असली रूप मानता है यथार्थवाद। साथ ही में यह दर्शन मानता है कि जो वास्तविक है वही सत्य है। यथार्थवाद के अनुसार है इस दर्शन का आधार है वो भौतिक रूप माना जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की अवधारणा पर आधारित दर्शन होता है। और यहाँ पे कार्य और कारण का सिद्धांत है वो भी यथार्थवाद से रिलेटेड है। ये इतने फैक्ट है अपने को यहाँ पे इंपोर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात कर रहे हैं वो कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड है, यहाँ पे रहेगा प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, आइडियलिज्म या रियलिज्म। सत्यम शिवम सुंदरम क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा आदर्शवाद। ध्यान रखना सत्यम शिवम सुंदरम है वो अवधारणा है वो फिलोसफी किससे रिलेटेड रहेगी, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे आदर्शवाद आइडियलिज्म से रिलेटेड यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26, विज्ञान के सत्य को कौन सा दर्शन बताता है। विज्ञान के सत्य की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। विज्ञान के सत्य की बात करें वो यहाँ पे साइंटिफिक तर्क है। इसको यहाँ पे कौन सा फिलोसफी यहाँ पे रिलेटेड रहेगा, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है। विज्ञान के सत्य की बात करते हैं तो कौन सा दर्शन यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे विज्ञान की सत्य की बात करें तो यथार्थवाद रियलिज्म रहेगा। यानी विज्ञान क्या करती है, प्रैक्टिकल करके किसी भी चीज को यहाँ पे प्रूव करती है, जो रियल है वही यथार्थ रहेगा। ये प्रयोग के द्वारा यहाँ पे सिद्ध करता है। तो यहाँ पे रियलिज्म से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्य और कारण पर आधारित दर्शन कौन सा है। विच फिलोसफी बेस्ड ऑन केस एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। कार्य और कारण यानी कोई कारण होगा तो ही कोई कार्य होगा, और कोई कार्य होगा तो कोई कुछ न कुछ यहाँ पे कारण हो रहेगा जिसके कारण अपन कार्य करते हैं। ये किसके कारण रहेगा, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद या कार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा यथार्थवाद रियलिज्म की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यानी कोई कार्य क्यों करते हैं अपन, किसी कारण के कारण ही अपन कार्य करते हैं, ये यथार्थ है यानी रियल होता है, रियलिज्म के कारण है
वो अपन किसी कार्य को कारण करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि मन व शरीर की एकता पर आधारित दर्शन कौन सा है। मन और शरीर की एकता दोस्तों यहाँ पे जो माइंड एंड बॉडी की बात कर रहे हैं उसके यूनिटी के ऊपर, यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी की बात करें उसके ऊपर डिपेंड यहाँ पे कौन सा बेस फिलोसफी रहेगा। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद। शरीर और मन की एकता पर आधारित दर्शन प्रकृतिवाद रहेगा, प्रयोजनवाद रहेगा, यथार्थवाद रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे उसी का अकॉर्डिंग देखे तो शरीर और मन की एकता पर आधारित दर्शन है वो प्रकृतिवाद यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों ये उपयोगितावाद किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं अपन, वो किससे डिपेंड रहेगा यहाँ पे उपयोगितावाद। आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर जॉन डीवी। उपयोगितावाद किससे संबंधित है दोस्तों। उपयोगितावाद जिसे अपन प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा, जॉन डीवी से संबंधित रहेगा। साथ ही में दोस्तों प्रयोजनवाद वो भी उपयोगितावाद से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यहाँ पे जॉन डीवी से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखें दोस्तों। यथार्थवाद के जनक कौन है दोस्तों। फादर ऑफ रियलिज्म की बात कर रहे हैं अपन, बार बार रियलिज्म में अपन देख रहे हैं तो इसके जनक कौन रहेंगे। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, यस सुकरात। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। चले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, यथार्थवाद के जनक है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अरस्तु यहाँ पे रहेंगे। यानी फादर ऑफ रिलीजन की बात करें तो अरस्तु यहाँ पे रहने वाले। प्लेटो है आदर्शवाद से रिलेटेड, रूसो यहाँ पे प्रकृतिवाद से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों। यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। न्यूटन, प्लेटो, आर्किमिडीज, गैलन। दोस्तों गति के नियम है वो यहाँ पे 1687 के अंदर यहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे, 1687 के अंदर प्रतिपादित किए गए थे। नियम कितने हैं वो तो 3 नियम दिए गए थे। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें, लॉ ऑफ यहाँ पे मोमेंटम की बात करें, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की बात करें, ये 3 नियम यहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे न्यूटन के द्वारा 1687 के अंदर है, 1687 के अंदर यहाँ पे गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। फैक्ट देखिए दोस्तों, फैक्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। तो फैक्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, बुक्स का नाम भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। न्यूटन ने वो गति के 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम है, ध्यान रखना, तो गति का प्रथम नियम है बल के गुण को बताता है। दूसरा नियम है वो बल की मात्रा को बताता है, और तीसरा नियम है बल सदैव जोड़े में कार्य करता है। ये अपने को यहाँ पे बताता है। साथ ही में दोस्तों वस्तु के वेग में परिवर्तन के द्वारा अपन संवेग या त्वरण के एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है कंप्लीट, वो अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों, किस नियम को संवेग या आवेग का नियम कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कौन सा नियम है जिसे अपन लो है, जिसे अपन मोमेंटम वो या इंपल्स के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्शन एंड रिएक्शन, इनर्शिया, लॉ ऑफ यहाँ पे एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ यहाँ पे फोर्स। तो मैंने बार बार बताया दोस्तों यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिए गए थे जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ यहाँ पे एक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो आवेग और संवेग का नियम की बात करें, लॉ ऑफ मोमेंटम की बात करें, तो यह लॉ न्यूटन का दूसरा नियम है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से भी इसे जानते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे उसे अपन किस नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन या ग्रेविटी। इजी रहेगा दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपन यहाँ पे। तो न्यूटन का प्रथम नियम लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो न्यूटन का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है, जो क्या बताता है, जो यहाँ पे बल की गुण बताता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लॉ ऑफ जड़त्व का नियम है, उसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से इसे जानते हैं। और 2 प्रकार का रहता है दोस्तों यहाँ पे, स्थिर जड़त्व और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे गतिशील जड़त्व यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं। न्यूटन के द्वारा जो प्रतिपादित नियम है, 3 नियम दिए गए थे, उसमें कौन से हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्शन एंड रिएक्शन या उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों मैंने बताया था 1687, जिसमें प्रिंसिपिया पुस्तक थी, प्रिंसिपिया की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक के अंदर है न्यूटन ने 3 नियम बताए थे, जिसमें पहला नियम है जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम है जिसे लॉ ऑफ मोमेंटम या एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, और तीसरा नियम है जिसे अपन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हाउ मेनी टाइप ऑफ लीवर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उत्तोलक कितने प्रकार के रहेंगे, टाइप्स ऑफ लीवर की बात कर रहे हैं। अब उत्तोलक क्या करता है दोस्तों? उत्तोलक है वो यहाँ पे अपने को क्या करता है, तो अपने को गति, मूवमेंट ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मूवमेंट और साथ ही में स्टेबिलिटी, यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्य करने के लिए, हमें यहाँ पे फोर्स जनरेट करने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीवर की बात करें, 1, 2, 3 या 4, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 3 प्रकार के यहाँ पे उत्तोलक होते हैं, और आर्किमिडीज ध्यान रखना दोस्तों, पे आर्किमिडीज ने 207 बीसी से पूर्व यहाँ पे लीवर का सिद्धांत यहाँ पे प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तोलक के भाग कौन से हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ लीवर अपन बात कर रहे हैं, अपन पार्ट्स ऑफ लीवर की बात करें तो यहाँ पे कौन से रहने वाले हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। पार्ट्स ऑफ लीवर की बात करें, फलक्रम है, इफेक्ट एफर्ट है, लोड है, या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों उत्तोलक क्या होता है, तो एक सख्त छड़ होती है, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो या फिर सीधी हो। इसके अंदर 3 पार्ट यहाँ पे रहेंगे, जिसे अपन एक्स के नाम से जानते हैं, साथ ही में दोस्तों फोर्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक्स ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे फोर्स हो गया। तो तीनों के तीनों है वो यहाँ पे लीवर के पार्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे फलक्रम जिसे अपन एक्स के नाम से जानते हैं, फोर्स हो गया जिसे अपन एफर्ट के नाम से जानते हैं, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया जिसे अपन लोड के नाम से जानते हैं। तीनों यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है दोस्तों? यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर अपने को क्या प्रोवाइड कराता है? स्पीड, बैलेंस, फोर्स या लोड। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक देखिए दोस्तों, तो अपने को यहाँ पे बीच में क्या आता है, फलक्रम जिसे अपन एक्सिस के नाम से जानते हैं। एक साइड में अपने को यहाँ पे फोर्स रहेगा, और दूसरी साइड में अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रतिरोध रहेगा। तो इस प्रकार देखें तो बीच के अपने को क्या देता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे संतुलन सबसे ज्यादा अपने को प्रदान करने के लिए है वो यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर यहाँ पे डिपेंड रहता है। साथ ही में अपन एक्स को शिफ्ट करके अपन यहाँ पे इससे अनेक अनेक यहाँ पे लीवर के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बैलेंस लीवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर यहाँ पे बैलेंस लीवर होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, उत्तोलक में हड्डियां क्या काम करती है दोस्तों? इन लीवर बोन क्या करती है अपने शरीर के अंदर? देखिए अगर एनाटोमिकल रूप से देखे दोस्तों यहाँ पे लीवर को, तो अपनी जो शरीर के अंदर है वो हड्डियां क्या कार्य करती है? मूवमेंट, फोर्स, लोड या पावर। दोस्तों हड्डियां होती है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियां होती है, और यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। वो अपने को अलग अलग लीवर के तौर पर है वो अलग अलग अपने शरीर के अंदर इफेक्ट करते हैं। तो उत्तोलक के तौर पर हड्डियां देखे तो लंबी हड्डियां होती है, वो लीवर का कार्य करती है, लेकिन वो अपने को क्या प्रदान करती है 38 के अंदर? यहाँ पे मोमेंटम यानी गति प्रदान करती है, स्पीड प्रदान करती है। और स्पीड प्रदान किसके माध्यम से करती है? तो वो मांसपेशियों मसल्स के माध्यम से अपने को यहाँ पे स्पीड प्रदान करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, 39 देखिए दोस्तों, उत्तोलक में मांसपेशी क्या काम करती है? लीवर के अंदर जो मसल्स होती है वो क्या कार्य करती है? अभी अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे कि हड्डियां क्या करती है, तो बोन होती है जो हड्डियां है वो अपने को मोमेंटम दे रही है, गति दे रही है, लेकिन किसके माध्यम से? तो मांसपेशियों के माध्यम से दे रही है। अब यहाँ पे मसल्स की बात कर रहे हैं, तो गति का निर्माण करती है, भार का निर्माण करती है, बल का निर्माण करती है, शक्ति का निर्माण करती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो मांसपेशी अपने को फोर्स क्या जनरेट करेगी 39 के अंदर? तो यहाँ पे फोर्स जनरेट करेगी, बल का निर्माण करेगी। मांसपेशियां है वो बल का निर्माण करती है, और हड्डियों के माध्यम से अपने को यहाँ पे गति मिलती है। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों यहाँ पे कि किस उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से बड़ी होती है? यानी कौन सा यहाँ पे उत्तोलक है जिसमें है वो यहाँ पे बल भुजा एफर्ट की बात कर रहे हैं, एफर्ट आर्म है वो यहाँ पे किससे? लोड आर्म यानी बल भुजा से यहाँ पे बड़ी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो कौन सा यहाँ पे उत्तोलक रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड क्लास लीवर, यहाँ पे लीवर याद करने के अपने को 3 शब्द यहाँ पे फार, फरा और यहाँ पे रफा, ये अगर अपन याद हो जाते हैं तो ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास। तो यहाँ पे एफ, आर और ए, तो यहाँ पे
ए से बड़ी यहाँ पे ध्यान रखना है, फोर्स यहाँ पे जो बल भुजा होती है वो यहाँ पे भार भुजा से बड़ी है, क्योंकि एफर्ट है यहाँ पे एक्सेस के बिल्कुल पास में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। सेकंड क्लास लीवर है में अपने को वो यहाँ पे बल भुजा भार भुजा से बड़ी होती है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 41, किस उत्तोलक में बल भुजा मध्य में होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा है, फोर्स यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे मध्य में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों अपन तीन उत्तोलक देखते हैं। फर्स्ट क्लास में अपन देखा दोस्तों फार के रूप में, वो यहाँ पे बीच में क्या है, एक्स है। फिर अपने को यहाँ पे फार, फरा और रफा, आ ध्यान रखना है दोस्तों, फार हो गया, फरा और यहाँ पे रफा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों अपने को। तो 41 के अंदर देख रहे हैं दोस्तों अपन किस उत्तोलक में बल भुजा मध्य में होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि थर्ड क्लास लीवर होता है उसके अंदर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर के अंदर है वो बल भुजा, फोर्स की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे मध्य के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की प्रश्नोत्तरी के अंदर है वो अपन ने 41 क्वेश्चन अपन ने सिलेक्ट किए थे। कैसी क्लास लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।